इसलिए मैं बार बार कहूंगा जो बीजेपी आरएसएस परस्त है, जैसे कंगना राणवत वो पूरा नाम ऐसे निकल जाता है गलती से, निकल जाता है। तो मतलब क्या है, कंगना जो है ना, कंगना किसके अंगना में है ये हमें पता है। समय रहते मोदी जी सुधर गए तो गद्दी बच जाएगी, वरना गद्दी तो वापसी होकर रहेगी। कृषि कानून लाकर आप पूरे देश को गुलाम बना दोगे, खेती गुलाम बना दोगे, तो अनाज के लिए हमें थाली बजानी पड़ेगी, और जब नहीं मिलेगा तो फिर हम बागी हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा, आतंकवादी शुरू होगा। तो फिर ये कैसे रोकेंगे? बाकी पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है, गद्दार बना देती है। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। ये अघोषित आपातकाल की स्थिति है, जहां पर घोषणा नहीं हुई है लेकिन अघोषित हो गया है। और ये अघोषित आपातकाल इस तरीके का है कि जहां पर सच दिखाने वालों की आवाज को दमन किया जा रहा है, क्योंकि हमारे पास अब यही माध्यम तो बचा है सोशल मीडिया का। और लगातार जैसा कि मेरे भाई सच दिखा रहे हैं, उन सच दिखाने वालों पर भी देशद्रोह का मुकदमा लगाकर जेल ले जाया जा रहा है, बोलने वालों को जेल ले जाया जा रहा है। तभी तो मैं कह रहा हूं कि देश का लोकतंत्र और संविधान सब खतरे में आ चुका है, और देश में लोगों को यह समझना होगा कि देश पूरा बिक चुका है। देश में कुछ ऐसा नहीं बचा। अभी बजट सत्र भी ऐसा ही आया है कि उन्होंने धीरे धीरे सब बेच दिया, कुछ बेचने के लिए नहीं रखा। हम शासन किस चीज पर करेगी? देश की जनता कैसे कहेगी देश हमारी सरकारी संपत्ति है? क्योंकि सरकारी संपत्ति आपकी संपत्ति होती है, लेकिन इन्होंने सब कुछ बेच दिया। और देखिए मजे की बात मोदी जी के विषय में कि घर में नहीं है खाने और अम्मा चली भुनाने, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं मोदी जी। कहते हैं बताओ बहनों भाइयों 15 लाख दे दूं, फिर धीरे से शुरू होता है बहनों भाइयों 30 लाख दे दूं, बहनों भाइयों 60 लाख दे दूं, फिर कहते हैं चलो पूरे 100 लाख दिए। भाई ये नीलामी कर रहे हो क्या? हमें तो समझ में आ गया था देश की नीलामी कर रहे हो। जैसे कि बड़ा अच्छा उदाहरण बताऊं, जब बाप अपने बच्चे को लेकर जाता है ना, तो पापा कहता है पापा मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए, तो कहते हैं हाँ बेटा दिलाऊंगा, हेलीकॉप्टर दिला दिया। फिर आगे बढ़े, उन्होंने कहा पापा मेरे को फलाना चीज चाहिए, कहला हाँ बेटा ये भी दूंगा, इससे बड़ी भी चीजें दूंगा। और जब घर में लाता है ना, तो कान पकड़ के 2 चांटे मारता है, कहता है तुझे पता नहीं है घर में कुछ भी नहीं है हमारे। ये स्थिति देश की हो गई है कि हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, और बड़ी बड़ी घोषणाएं मोदी जी करे जा रहे हैं। ये बताइए जब देश में कुछ है ही नहीं तो क्या दोगे हमें? आज पता है आपको, वर्ल्ड बैंक से इतना बड़ा कर्जा ले चुके हैं ये लोग, 40 लाख करोड़ का कर्जा है, जिस पर वर्ल्ड बैंक कर्जा उगाही के लिए इन पर दबाव बना रहा है। और IMF अपनी निगरानी में चाहता है कि देश को कृषि कानून जो है वो लागू करवा दिए जाएं। तो मोदी जी को खुले मन से आके कहना चाहिए कि बहनों भाइयों हमारे ऊपर इतना कर्जा हो गया है कि अब हमें खेती को बेचना पड़ेगा। ये साफ लफ्जों में कहें, घुमाकर कानून लागू करने की बात पर अड़े नहीं, और देश के संग संवाद बनाए। जनता आपकी अपनी है, ये किसान आपका अपना है, लेकिन आपने जिनको फायदा पहुंचाया है पूंजीपतियों को, आप उनसे जाइए और वो पैसे की उगाही करवाइए और वर्ल्ड बैंक का कर्जा वापस कर दीजिए। और आपने जो 5 स्टार होटल बनवाए हैं कार्यालय के, उनको बेचकर इस वर्ल्ड बैंक का कर्जा पटाइए, जिससे देश की जनता को कुछ निजात मिले। और देखिए फिर बात कर रहे हैं, मैं फिर कहूंगा, मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा इस काले कानून के लिए। आखिरी सांस तक ये काला कानून मातृभूमि को गुलाम बना देगा। मैं फिर बता दूं कि गुलाब सिंह लोधा क्रांतिकारी, जिसने 3 दिन पेड़ पर चढ़कर अंग्रेजी शासन काल में झंडा फहरा दिया था किसानों का, फिर यहाँ तो अब हर एक व्यक्ति क्रांतिकारी बन चुका है। तो किसानों का झंडा नीचे नहीं गिरने वाला, किसानों का झंडा नीचे नहीं गिरेगा। एक सवाल ये है, सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे 1-2 दिन से रिहाना, मियां खलीफा ने जो ट्वीट किए हैं आपके समर्थन में, किसानों के समर्थन में, उसे आप कैसे देखते हैं? और दूसरी बात ये है, भाजपा के लोग ये कह रहे हैं कि ये विदेशी ताकतें जो हैं भारत की छवि खराब करने के लिए खड़ी की जा रही हैं। दोनों बातों को किस तरह से देखती हैं? उनका ये तो साफ सी बात है। जब हमारे लोग जाकर विदेश से कोई सर्टिफिकेट लेके आते हैं तो पूरा देश खुश होता है, और आज विदेश अगर सपोर्ट कर रहा है मतलब तो आज इन्हें बुरा लग रहा है। मतलब कि कितनी बड़ी बात है कि जब बाप डंडा मार रहा है तो पड़ोसी को समझ आ रहा है, लेकिन हमारे परिवार को समझ नहीं आ रहा कि हमारा बाप अब हम पे जुल्म कर रहा है। जिसको तुमने बाप बना के बिठाया था, आज वो हमें मारने पे तुला हुआ है और तुमको समझ में नहीं आ रहा है। यार पड़ोसी संवेदनशील हो गए हैं, बाहरी लोग विदेशी संवेदनशील हो गए हैं हमारे प्रति, लेकिन किसानों के प्रति ये देखा जा रहा है ये अनाज बोते हैं या बारूद बोते हैं। अगर बारूद बोते होते हैं ना तो हस्तियां मिटा देते। तुम अंग्रेज नहीं हो, हमारे अपने हो, इसलिए इतना चुप बैठे हैं, नहीं तो गोरिल्ला वॉर भी करना आता है।
और गोरिल्ला वॉर अगर शुरू हो गया तो कोई नहीं बचेगा। छापामारी युद्ध ये लोग अभी जानते नहीं है, किसानों ने बहुत पहले भी छापामारी युद्ध किए हैं। ट्वीट करती हैं तो कंगना रनावत कहती है कि ये आतंकवादियों के लिए पूरा का पूरा बॉलीवुड में कई सेलिब्रिटीज जो हैं वो इस मैदान में कूद आए हैं और रियाना को जो है ट्रेंड करने की कोशिश की गई है। रियाना का जो ट्वीट है वो हम देखते हैं उसमें कुछ गलत नहीं है एक, लेकिन जो 75 दिन से चुप बैठा था सेलिब्रिटीज, वो एक रियाना के ट्वीट आने के बाद जो है वो मैदान में कूद गए। कैसा इसको देख रहे हैं? ये बीजेपी की आईटी सेल है जिन्होंने चंद पैसे के लिए अपना जमीर बेच दिया है। मैं कहता हूं अब ये लड़ाई जमीर और जमीन की है। अब जमीर और जमीन की लड़ाई आपको पूरी ताकत के साथ लड़नी होगी और हमें जो भी सपोर्ट कर रहा है वो हमारे सहयोग में खड़ा है और हर सहयोग करने वाले के लिए हम रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन बात यह है, जो लोग आज किसान आंदोलन का विरोध कर रहे हैं, मैं कहूंगा उनसे कि देख लेना, यहाँ जितने लोग आज किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े हैं उनका नाम आग बुझाने वालों में लिया जाएगा और इन लोगों का नाम आग लगाने वालों में लिया जाएगा, आग लगाने वालों में लिया जाएगा। तो आज जो लोग इस किसान आंदोलन का विरोध कर रहे हैं वो देश को जलाना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, जब देश जलेगा तो घर सबका है इस देश में और घर सबके घर में आग आएगी। तभी कह रहा हूं, है बहुत अंधियार, अब सूरज निकलना चाहिए और जिस तरह भी हो मेरे दोस्त, अब ये मौसम बदलना चाहिए, ये मौसम बदलना चाहिए क्योंकि सरकार ने बहुत जुल्म कर लिए देश पे, हमारी जनता पर। तभी मैं बार बार एक और लफ्ज कहूंगा कि देश के अपमान की बात करने वालों, तिरंगे की अपमान की बात करने वालों, तुम्हारे यहाँ भारत रत्न भी उसे दिया जाता है जहां पर जो व्यक्ति तिरंगे का अपमान करता है, नानाजी देशमुख उन्हें भारत रत्न दिया जाता है। तुम्हारे यहाँ वीर भी उसे किया जाता है जो अंडमान जेल से माफीनामा लिख लेता है, वीर सावरकर। अरे भगत सिंह वीर नहीं थे क्या? अशफाकुल्ला वीर नहीं थे क्या? पंडित शहीद चंद्रशेखर आजाद वीर नहीं थे क्या? लेकिन उनका इतिहास नहीं पढ़ाएंगे, नहीं तो इन गद्दारों का इतिहास निकल जाएगा। तभी मैं कह रहा हूं, मेरे पंडित शहीद चंद्रशेखर आजाद को मरवाने वाले आरएसएस वाले थे, ये पंडितों को समझना होगा। तभी मैं कहता हूं, दल्ले भड़वे ब्राह्मणों का खून मेरे रगों में नहीं है, मेरे अंदर पंडित शहीद चंद्रशेखर आजाद का खून बहता है। और दीपक पांडे ये ऐलान करता है, अगर आपको जरूरत पड़े तो बुलाओ, खुलेआम गोली मारो, पर रात के अंधेरे में गोली मत मारना। फांसी के फंदे से टांगना, अपनी क्रूरता दिखाना, हमें पता है तुम कितने क्रूर हो। जो मैं बता रहा हूं, ये नर पिशाच लोग हैं जिनकी रगों में खून की प्यास बह रही है और ये खून पीना चाहते हैं। लेकिन अब जवाब पूरा मिलेगा इन्हें। अपमान की बात पे फिर आऊंगा, अपमान तो तब हो जाता है जब सीमा पे जवान रो जाता है और खेत में किसान रो जाता है, तब अब देश का अपमान हो जाता है। ने कल कहा कि अच्छा है कि बिल वापसी की मांग कर रहे हैं, गद्दी वापसी की मांग करी तो क्या होगा? किस तरह से देखते हैं किसान इसको? देखिए, बिल वापसी नहीं होगी तो गद्दी वापसी वैसे ही हो जानी है। आज जिस तरीके से माहौल बन चुका है, लोग समझ चुके हैं बीजेपी की फिलॉसफी। कुछ बीजेपी आईटी सेल वाले भले ही सोशल मीडिया पर पोस्ट ट्रेंड करते रहे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देश को हकीकत समझ में आ चुकी है। मैं आपको बता रहा हूं, 90% लोग जो बिल को नहीं समझे हैं वो आज घरों में बैठे हैं और जो 8% समझ चुके हैं वो चुप बैठे हैं और जो 2% समझ चुके हैं ना, वो यहाँ पर आ चुके हैं, अगर सोचिए, वो 90% भी अगर जान गए इनकी हकीकत, तो गद्दी वापसी वैसे ही हो जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से माहौल बन चुका है, गद्दी वापसी तो अब तय है। इसलिए कह रहा हूं, आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे। अंबानी अडानी, अगर आप भी सुधर जाओगे तो आपका भी पैसा बच जाएगा, नहीं तो जहां हो वहां से नीचे आ जाओगे और कल कटोरा पकड़कर भीख मांगोगे और फिर कोई भीख देने वाला भी नहीं मिलेगा आपको। गाजीपुर बॉर्डर पे हमने देखा आज सुबह यहाँ से जो कीले थी या कहें कि जो सरिये थे उनको हटा लिया गया है। जो कीले सड़क पर गाड़ी गई थी, आज उनको हटा लिया गया है। तो क्या सरकार नरम पड़ रही है? मैंने पहले भी कहा था, जब आप लोगों ने मेरे से एक सवाल किया था, याद हो, क्योंकि इसको बिल्कुल चलाइएगा ये चीजें। तब आपने पूछा था ये परेड की बात, हमें परेड की परमिशन मिल गई है तो क्या सरकार झुक गई है, क्या सरकार नरम पड़ गई है? तब भी मैंने कहा था नहीं, ये सरकार नरम नहीं पड़ी है, ये सरकार कूटनीति खेलेगी और जो ये मुद्दा उठा रही है खालिस्तान का, ये इसको लेकर आएगी। जैसे शाहीन बाग में किया था, ये हिंदू बनाम सिख कराएगी। देखिए वही हुआ। अब ये कीले जो उखाड़ रहे हैं, ये जो अब यहाँ से धीरे धीरे बैरिकेड्स भी हटाएंगे, मैं लिख कर दे रहा हूँ। ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, आप उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, वो जो दिखाएगा वो आगे घटित होगा।
अब मेन स्ट्रीम मीडिया जो आतंकवाद चला रहा है ना, वो निश्चित ही इस आंदोलन को आतंकवाद की ओर रुख देगा और इसमें कहीं ना कहीं से ये आतंकवादी लेकर आएंगे, क्योंकि आतंकवादी तो इनके खुद के लोग हैं। देखिए ना, पुलवामा में जो RDX आया उसकी जांच हुई क्या? कहां से आया? जो सेना के कंधे पर राजनीति करे, जो मां के कंधे पर राजनीति करे, जो अपने पत्नी के कंधे पर राजनीति करे, उसके लिए वोट बैंक सर्वोपरि है। इस आंदोलन का दमन करने के लिए मोदी हर गिरी हुई हरकत कर देगा, इसलिए सभी को सचेत रहना होगा। बार बार मैं ये कहूंगा कि भाई जो रोटी तिजोरी में बंद हो रही है उसके लिए कहूंगा, आम नागरिकों आपको अपनी रोटी बचानी है और किसानों तुम्हें अपनी खेती बचानी है और RSS भाजपाइयों से अब तुम्हें अपनी बेटी भी बचानी है, क्योंकि ये वो बलात्कारी लोग हैं जिनका चेहरा कुछ होता है और बाहर कुछ होता है। कपिल मिश्रा के लगातार ट्वीट आ रहे हैं, एक ट्वीट रियाना को लेकर भी आया और तमाम जो इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज हैं उनको गलत अपशब्द भी हमने देखा वो यूज इस्तेमाल किए गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ नंदकिशोर गुर्जर ने कहा है कि मुझसे बड़ा किसान नहीं हो सकता राकेश टिकैत, 2000 रुपए में कहीं भी पहुंचता है। किस तरह का ट्वीट है? मतलब राकेश टिकैत एक संगठन, एक सिर्फ शख्सियत नहीं है, उन पर ऐसा बयान दे रहा है। मैं इस विषय में एक बात स्पष्ट कर दूं, जब हमारे 28 जनवरी की रात थी तो नंदकिशोर गुर्जर यहाँ पर आए थे अपने लोगों के साथ, और जब उनकी गिरफ्तारियों की बात शुरू हो गई थी और गिरफ्तारी जो FIR दर्ज हुई है, इसके बाद उन्होंने एक लाइन दी थी, उन्होंने ये कहा था कि हमारी पार्टी लाइन है, मतलब बीजेपी के द्वारा बताए हुए एजेंडे पर चल रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं, जब एक विधायक ये कह रहा है कि हम अपने पार्टी के एजेंडे पर चल रहे हैं, तो जो कुछ भी नंदकिशोर गुर्जर बोल रहे हैं मतलब वो बीजेपी बोल रही है, वो RSS उनसे बुलवा रही है। इसलिए इसको हीरो मत बनाओ ऐसे विधायकों को, क्योंकि क्या है, बीजेपी के कई चिल्लड़ खटमल इसमें उचकेंगे, हमें उनको नहीं पूछना, हमारी लड़ाई हुकूमत से, हम हुकूमत से अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और मैं फिर कहूंगा, देश में अगर आतंकवाद नहीं आएगा तो क्या आएगा बताइए आप? बेरोजगारी शुरू हो जाएगी। बेरोजगारी हर क्राइम का नतीजा होता है। कश्मीर के अंदर जब बेरोजगारी रही तो वहां भी पत्थरबाज पैदा हुए, आतंकवाद को जन्म लिया। आज आप यहां पर भी धीरे धीरे चाहते हो कि पूरे देश में बेरोजगारी फैल जाए, क्योंकि नोटबंदी के टाइम बेरोजगारी, GST के टाइम बेरोजगारी, और अब कृषि कानून लाकर आप पूरे देश को गुलाम बना दोगे, खेती गुलाम बना दोगे, तो अनाज के लिए हमें थाली बजानी पड़ेगी, और जब नहीं मिलेगा तो फिर हम बागी हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा? आतंकवादी शुरू होगा। तो फिर ये कैसे रोकेंगे? बार बार तभी कहता हूं कि तन की हवस मन को गुनाहगार बना देती है, बाग के बाग को बीमार बना देती है। भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है, गद्दार बना देती है। गद्दार की आपने बात की, हमने देखा कि उत्तराखंड में कहा गया है कि अगर एंटी नेशनल पोस्ट आप फेसबुक पे करते हैं तो आपको पासपोर्ट वेरिफिकेशन नहीं होगी। तो एंटी नेशनल पोस्ट वाकई नहीं होना चाहिए। अगर पोस्ट एंटी नेशन होता है तो पासपोर्ट या कोई भी आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमने देखा कि एंटी गवर्नमेंट को एंटी नेशन का नाम भी दिया गया है पिछले कुछ सालों के अंदर। कैसा इसको देखते हैं? मैं वही बता रहा हूं कि बीजेपी और RSS की चमचागिरी करने वाले या उसकी सरपरस्ती में रहने वाले ही लोग आज के टाइम में देशभक्त कहला रहे हैं। जैसे कि अर्नब गोस्वामी ने अपने यहाँ पे कबूतर खाना खोल रखा था, और उस कबूतर खाने की सच्चाई पूरे चैट से आ गई, लेकिन इसके बाद भी अर्नब गोस्वामी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि बीजेपी RSS परस्त था। इसलिए मैं बार बार कहूंगा, जो बीजेपी RSS परस्त है, जैसे कंगना वो पूरा नाम ऐसे को निकल जाता है गलती से, निकल जाता है। तो मतलब क्या है, कंगना जो है ना, कंगना किसके अंगना में है ये हमें पता है। कंगना जिस अंगना में है ना, वो अंगना बड़ा दमदार है। वो अंगने ने उसको Z+ सुरक्षा दे रखी है। बताइए किस बात की Z+ सुरक्षा? Z+ सुरक्षा तो टिकैत साहब को मिलनी चाहिए, इन किसानों को मिलनी चाहिए जो आज यहाँ पर बैठे हैं, जिन पर कभी भी लाठी बरसाई जा सकती है, किसी भी समय पत्थर बरसाए जा सकते हैं, कभी भी गोली मारी जा सकती है। और ये किसान अन्नदाता है, भगवान है देश का। आपको पता है, अगर देश शरीर है तो किसान उसकी आत्मा है, और अगर आत्मा को झकझोर कर रहे हो तो आप भगवान का अपमान कर रहे हो, और अन्नदाता का अपमान करना इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। मैं बार बार कहूंगा, अगर समय रहते मोदी जी सुधर गए तो गद्दी बच जाएगी, वरना गद्दी तो वापसी होके रहेगी। 6 फरवरी का क्या? 6 फरवरी का कितनी? 6 फरवरी की गद्दी तो वापसी है, इसमें कोई शक ना। अभी तो आंदोलन लंबा चलेगा, क्योंकि जब तक बिल वापसी नहीं होगी, घर वापसी नहीं होगी, तो आंदोलन तो लंबा जाएगा। ये तो अभी क्या है, छोटे मोटी चीजें हैं।
चक्का जाम करना, ये सब करना, ये तो हम लोग करते रहेंगे और यहाँ बैठे भी रहेंगे, सब कुछ करेंगे हम लोग। लेकिन बात यह है कि मैं फिर बात दोहरा दूंगा कि सिख बनाम हिंदू करा था, अब देख लेना, मैं फिर लिख कर दे रहा हूं, ये आतंकवाद भी घुसाएंगे, इसमें आतंकवाद भी घुसाएंगे। अगर ये आतंकवाद घुस जाए तो समझ लेना सरकार ने फिर कोई साजिश रच दी है। और इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए जब जब साजिश रची जाएंगी, आप बीजेपी आरएसएस को बिल्कुल बिल्कुल पकड़ लेना, उनकी कॉलर पकड़कर उनसे पूछ लेना। और बार बार कहूंगा, जरा चैप्टर पर पढ़ लेना गोरिल्ला वॉर का। गोरिल्ला वॉर में क्रांतिकारी हूं, और क्रांति का मतलब होता है इंसान पर इंसान द्वारा किए जा रहे जुल्मों को रोकना, और वो हम आखिरी सांस तक रोकेंगे। और मैं एक बात अपना भगत सिंह की एक लाइन कहकर आप ये विराम देता हूं, फिर हम बातचीत करते रहेंगे कि लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल वो आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा, और मैं रहूं या ना रहूं पर मेरे मरने के बाद भी वतन पे मरने वालों का सैलाब आएगा।